हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एज यू ऑल नो, कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम 2025 स्टार्ट हो चुका है और मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट प्रैक्टिस शीट का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया था। बच्चों, कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम वास्तव में क्या है कि ये आपको प्री बोर्ड और आपके फाइनल एग्जाम्स की एक तैयारी करवाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी, ताकि आप अपना प्री बोर्ड का जो आने वाला एग्ज़ाम है हमारा 2026 में और जो फाइनल एग्ज़ाम है हमारा मैथमेटिक्स में, वो आपका बढ़िया तरीके से हो जाए। तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज द क्वेस्ट फॉर मैथ्स इज़ ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यू। तो बच्चों, आज इस वीडियो में मैं आपको नई असाइनमेंट यानी कि असाइनमेंट नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूं। सो बी रेडी विद योर पेन एंड कॉपीज। दिस इज डॉक्टर RPS Toor फ्रॉम द क्वेस्ट फॉर मैथ्स। ओनली ऑन दिस प्लेटफॉर्म यू विल हैव एक्सपर्टीज मैथमेटिक्स नॉलेज फ्रॉम स्कूल टू कॉलेज एंड कॉम्पिटिशंस। Let's begin with our assignment number 1 of CEP। अगर आप अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट्स को इस चैनल का, इस टॉपिक का लिंक भेज दीजिए, ताकि वो भी CEP की तैयारी और प्री बोर्ड और फाइनल एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएं, उनकी हेल्प हो जाएगी। ओके, सो बच्चों, यहां जैसे देख रहे हैं हम लोग फर्स्ट असाइनमेंट में रिलेशंस और फंक्शंस का चैप्टर कवर अप हुआ है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का चैप्टर कवर अप हुआ है। तो अभी तक भी अगर आपने इन चैप्टर्स को नहीं किया है तो आप लोग अभी भी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्वेस्ट फॉर चैनल पे जाइए आप, और ये चैप्टर मैंने आपको बहुत बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है और एक एक क्वेश्चन जो है वो मैंने आपको समझाया भी है और कंप्लीटली वहां उसका सोल्यूशन अवेलेबल है। तो कर लीजिए ताकि ये CEP की असाइनमेंट आपको इजी रहे। यहां हम लोग 1 मार्क्स के MCQs हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, रिलेशन गिवन टू यू एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो यहाँ ऑर्डर्ड पेयर का जो हमारे पास एलिमेंट्स गिवन है, उसमें जो डोमेन के एलिमेंट्स हैं वो रेंज के एलिमेंट्स से कम है या बराबर है। तो यहाँ वो कह रहा है इन चारों ऑप्शंस में से बताओ कि कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। तो अगर देखा जाए तो एक्स वाई यहाँ इंटीजर हैं, तो अगर इसके एलिमेंट्स हम लोग निकालें तो क्या आएंगे? बच्चों, यहाँ ध्यान से देखो कि जो एलिमेंट्स हम लोगों ने इस कंडीशन को क्लियर करते हुए लिए हैं वो इन चारों में से कौन सी कंडीशन को पूरा करते हैं। 1 2 2 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जैसे यहाँ ये 1 1 है, 2 2 है। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव है। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। 1 2 2 3 ये है कि नहीं, है ना। 1 जो 2 से कम है, 2 3 से कम है। इसका मतलब अगर ट्रांजिटिव होगा तो AB BC और 1 AC, तो 1 और 3 भी जो है वो R से बिलोंग करता है, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकेंड एलिमेंट। इसका मतलब क्या बना कि ये जो रिलेशन है, दिस इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। D ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following relations defined on set 1 2 3 is reflexive but neither symmetric nor transitive? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ट्रांजिटिव देखो एक बार, ये है क्या? जैसे यहाँ 1 2 और 2 3, ठीक है, तो यानी कि AB BC है, लेकिन क्या AC इस रिलेशन से बिलोंग कर रहा है? यानी कि 1 3 इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन जो है वो ट्रांजिटिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक चेक करने का मतलब क्या होता है कि 1 2 और 2 1, यानी कि AB और BA दोनों ऑप्शन जो हैं वो R से बिलोंग करने चाहिए, जो रिलेशन बन रहा है। तो यहां जैसे देखिए, यहाँ 1 1 2 2 3 3 1 2, अब 2 1 नहीं है इसमें, तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। Function defined by this f from set of real numbers to set of real numbers defined by fx is equal to x cube is
इन 4 ऑप्शंस में से आप लोगों ने देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू रहेगा। तो हम लोगों ने बच्चों रिलेशंस और फंक्शंस का चैप्टर किया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि जो ऑड फंक्शंस होते हैं वो बाइजेक्टिव होते हैं, यानी कि 1 1 और ऑन टू दोनों होंगे। इसका मतलब क्या है कि हर एक एलिमेंट के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो उनकी डिफरेंट इमेजेस जो हैं वो रहेंगी और हर एक इमेज के लिए उसकी प्री इमेज भी एग्जिस्ट करती होएगी। तो अगर यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर्स हम लोग ले रहे हैं तो अगर आप उनको डिफाइन करके भी देखें, सेट ऑफ रियल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आ जाएंगे, डेसिमल्स भी आ जाएंगे, राइट। तो क्यूब है तो -1 का क्यूब -27, दिस इज -8, दिस इज 1 8 27। तो हर एक एलिमेंट के लिए एक डिफरेंट इमेज बन रही है और हर एक इमेज के लिए एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। स्क्वायर के लिए आ जाते हैं, है ना, फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर, लेकिन फंक्शन की जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। तो इवन नंबर जो होता है, इवन फंक्शन जो होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि वो ना तो 1 1 होता है ना ही वो ऑन टू होता है, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो इवन फंक्शन का अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 2 है तो फंक्शन की वैल्यू f2 की वैल्यू कितनी होगी 4, x की वैल्यू -2 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी 4। तो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए इमेज क्या है, सेम है, इसका मतलब 1 1 नहीं है। अब यहां ऑन टू चेक कर लेते हैं, ठीक है। हर एक इमेज के लिए एक डिफरेंट प्री इमेज होनी चाहिए, तो इस एलिमेंट की ये प्री इमेज है, इस एलिमेंट की ये भी प्री इमेज है, तो ऑन टू भी नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि इवन फंक्शन जो है वो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। 5th क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 5th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है रिलेशन दिस डिफाइंड बाय x x y y x y y x इज डिफाइंड ऑन द सेट x y इज यस। कैन यू टेल मी ये क्या हो सकता है हमारे लिए। रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर मैं दोबारा से कह रहा हूं बच्चों कि अच्छी तरह से कर लीजिए, आपको देखते ही पता लग जाएगा। तो 5th क्वेश्चन का जो हमारे पास आंसर बनता है दैट इज आवर इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब क्या होएगा कि ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, यानी कि x x y y बिलोंग्स टू r, तो वो है, ठीक है। फिर सिमेट्रिक भी होगा, x y इज इक्वल टू y x, ये देखो ये भी है, ठीक है। और फिर ट्रांजिटिव भी होगा, एक्स वाई यहां बिलोंग कर रहा है, वाई एक्स भी यहां बिलोंग कर रहा है, ए बी बी सी तो ए सी, तो एक्स और एक्स वो भी आर से बिलोंग कर रहा है। ये दोनों एलिमेंट आर से बिलोंग कर रहे हैं, इंप्लाइज एक्स एक्स आल्सो बिलोंग्स टू आर। दिस मीन्स दैट दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों हो तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो 5th क्वेश्चन का हमारे पास डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 6th क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन मेरे पास है रिलेशन एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई। यहां जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था एक्स वाई लेस देन और इक्वल टू वाई, ठीक है, तो उसमें हमारे पास 1 1 2 2 क्योंकि इक्वल था तो वो फंक्शन हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी था। लेकिन यहां आप ध्यान से देखिए, यहां केवल लेस है एक्स वाई, तो फर्स्ट एलिमेंट शुड बी लेस देन वाई। तो अब ये क्या होगा, एक्स वाई जो है वो इंटीजर्स हैं, ठीक है। अब इसमें चारों ऑप्शंस में से हम लोगों ने देखना है कि क्या हो सकता है। तो बच्चों अगर इसको हम लोग करने लगे, एक्स और वाई जो हैं वो इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स के लिए मैं आपको ये इसको भी डिटेल में करवा देता हूं आपको मैं। और इंटीजर में कोई भी एलिमेंट आप ले सकते हैं, जैसे आप -2 और 2 ले लीजिए, -2 और 0 ले लेते हैं, 1 2, ठीक है, 2 3। अब देखिए सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से लेस है। अब इसमें आप बना के देख लो भाई क्या बन सकता है। तो इसमें आपके पास केवल ट्रांजिटिव रिलेशन बनेगा, सिमेट्रिक भी नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं होगा। -2 और 2 आर से बिलोंग करता है, 2 और 3 आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब ए बी बी सी, तो -2 और 3 भी आर से बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। क्यों, वो भी इसी का ही एलिमेंट है, क्योंकि -2 जो है वो लेस है 3 से, इसका मतलब थर्ड ऑप्शन जो है वो अप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स इट इज ट्रांजिटिव। तो सिमेट्रिक नहीं है। इसका एक एलिमेंट लेकर बताता हूं आपको मैं,
-2 2 है, लेकिन 2 और -2 नहीं है आपस में, तो ये दोनों ये तो बिलोंग करता है बट ये बिलोंग नहीं करता, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। अब सिमेट्रिक नहीं है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, तो ओनली ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो बनता है अपने पास, राइट। समझ आ गया। अगर कहीं मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं क्योंकि हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं और 4 मार्क्स के क्वेश्चंस भी हैं, तो ये वीडियो बन जाएगा। मैंने अभी भी आपको बताया, तो मैं थर्ड टाइम आपको फिर बता रहा हूँ कि अच्छी तरह से समझने के लिए आप एक बार वो चैप्टर रिलेशन और फंक्शन का चैप्टर जरूर कर लो जाके, राइट। क्योंकि यहाँ इसको ये मान के चलिए असाइनमेंट का मतलब क्या होता है या प्रैक्टिस टेस्ट का मतलब क्या होता है, या जो CEP में असाइनमेंट्स आगे आने वाली हैं उसमें आप ये सोच के चलो कि देने वाला जो असाइनमेंट दे रहा है, राइट, या जो पेपर आपको आ रहा है, एंड लाइन का प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड भी आएगा हमारे पास, उसको ये मत समझो कि वो आपको चैप्टर करवा रहे हैं, वो ये समझ के आपको पेपर डाल रहे हैं या क्वेश्चंस डाल रहे हैं कि आपको उन जो क्वेश्चंस हमारे आए हैं और जिन टॉपिक से रिलेटेड आए हैं वो टॉपिक्स वो ये समझ के चल रहे हैं कि आपको वो ऑलरेडी अच्छी तरह से आ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं अब मैं आपको डायरेक्ट यहां उसके ऐसा समझिए कि हम लोग फटाफट से उसको मैं आपको टिक करवा देता हूं, आप उसको सॉल्व करिएगा, और कहीं अगर नहीं आता डोंट वरी अबाउट दिस। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा या आप कहीं अटके हुए हैं तो जस्ट टेक अ पिक ऑफ दैट क्वेश्चन, तो वो पिक मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए या कमेंट कर दीजिए कि सर मेरे को इस असाइनमेंट का ये क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आ रहा। सो आई विल डेफिनेटली ऐसा भी होगा कि अगर आप सिंसियर बच्चे हैं तो मैं आपकी जूम क्लास भी जो है वो मैं लेता हूँ, वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लेता हूँ, ठीक है। 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बच्चों, यहाँ ऑर्डर्ड पेयर एक रिलेशन सेट हमें गिवन है और उसमें ये कह रहा है कि बताओ x इज लेस देन वाई स्क्वायर। जैसे यहाँ देखा है x इज लेस देन y और यहाँ x इज लेस देन वाई स्क्वायर, तो यहाँ तो फिर ये तीनों ही नहीं होने वाले, ठीक है, तीनों रिलेशंस ही नहीं होंगे, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ना ये सिमेट्रिक होगा और ना ही ये ट्रांजिटिव होगा। तो डी ऑप्शन 7th क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है दैट इज अवर राइट ऑप्शन, इस पे आप टिक कर लीजिए, ठीक है। 7th क्वेश्चन का एलिमेंट्स निकाल के देख लो, एलिमेंट्स क्या आएंगे अगर हम लोग ये रियल नंबर ले रहे हैं, एलिमेंट्स हमारे पास ये भी हो सकते हैं 1 2, ठीक है, 2 3, राइट, क्योंकि ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके स्क्वायर से कम है, ठीक है, 3 और 2 ये भी हो सकता है, ये एलिमेंट इसके स्क्वायर से कम है, ठीक। तो यहां आगे चलते हैं, और भी आप एलिमेंट ले सकते हैं 2 5। अब ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके स्क्वायर से कम है, लेकिन 5 2 नहीं ले सकते क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के स्क्वायर से कम नहीं है, तो यहां फिर सिमेट्रिक भी टूट जाएगी हमारी, रिफ्लेक्सिविटी भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 लेस देन साइन है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं आ रहा, सिमेट्रिक भी नहीं आ रहा, और इसी तरह से आप ट्रांजिटिविटी भी चेक कर सकते हैं कि ये गिवन रिलेशन इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। 8th क्वेश्चन, यहाँ a इज डिफाइंड एज 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, और यहाँ डिफाइंड क्या है, फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ a। सेट ऑफ a क्या है 1 4 9 6, सारा स्क्वायर है हमारे पास, तो सेट ऑफ इंटीजर्स क्या होते हैं 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, राइट। और यहाँ हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखते हैं 3 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो मेरे पास 9 आ जाएगा, -3 का, और प्लस का करेंगे तब भी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या बना, डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस सेम है, तो ये 1 1 तो हुआ नहीं। फिर ऑन टू के लिए चेक करते हैं, ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए कि कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं और हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई एक प्री इमेज होनी चाहिए, तो यहां चेक कर लो। फिर 1 की इमेज -1 है, राइट, 4 की इमेज -2 और 2 है, लेकिन ऐसा कोई एलिमेंट यहां नहीं है जिसकी प्री इमेज, कोडोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी प्री इमेज 0 हो। तो इसका मतलब क्या बना 8th क्वेश्चन में कि ना तो ये 1 1 है ना ऑन टू है। 9th क्वेश्चन में देखो बच्चों, 9th और 8th हैं तो लगभग सेम, लेकिन यहां सेट ए का जो एलिमेंट है उसमें एक डिफरेंस है, यहां 0 इंक्लूड है, ठीक है। और फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है हमें यहां 9th क्वेश्चन में, फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
और यहाँ ये हो गया हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ये हुआ हमारे पास सेट ए दैट इज गिवन टू अस। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में तो सारे पॉजिटिव नंबर्स ही होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, 1 से स्टार्ट होता है। और यहाँ ये सेट जो स्टार्ट हो रहा है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, ठीक है। अब इस फंक्शन को जैसे उसने डिफाइन किया है तो x के एलिमेंट्स हम लोग यहाँ लेते हैं, 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4 स्क्वायर करके आएगी, 3 की 9 है, 4 की 16 है, 5 की 25 है एंड सो ऑन। तो हर एक एलिमेंट जो हमारे पास प्री इमेज के एलिमेंट्स हैं, डोमेन के एलिमेंट्स हैं, उनकी कोई ना कोई हमारे पास इमेज आ रही है। तो गिवन फंक्शन जो है वो 1 1 है। चलो अब देखते हैं इसको उल्टा, कि जो कोड डोमेन के एलिमेंट्स हैं हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई एक प्री इमेज होनी चाहिए। तो 1 की इमेज है, 4 की 2 है, 9 की 3 है, 16 की 4 है, लेकिन 0 की कोई प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब f इज नॉट ऑन टू। ठीक, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ऑन टू और 1 1 ऑन टू, राइट। तो ये मेरे पास आंसर आने वाला है 1 1 बट नॉट ऑन टू। सो ए इज अवर राइट आंसर। 9th क्वेश्चन 1 1 बट नॉट ऑन टू। 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, तो ये मैंने आपको सितंबर एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी करवा दिया था। ये फंक्शन जो है मेरे पास, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 1 1 एंड ऑन टू ऑप्शन आएगा। ये आप डायरेक्ट फटाफट से कर लीजिए, मैंने आपको करवा भी दिया है। यहां चलते हैं। फंक्शन नाउ डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ ए। और ए क्या है, जैसे अभी हम लोग करके आए हैं 0 1 4 9, ये भी एक स्क्वायर का एक सेट दिया है हमें गिवन, उसमें 0 इंक्लूडेड है। और लेकिन यहाँ n की जगह पर हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया है। तो सेट ऑफ इंटीजर ये हुआ और सेट ए हमें गिवन है 0 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। और सेट ऑफ इंटीजर्स होगा हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। चलिए अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो ये इमेज आ गई, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, -1 का स्क्वायर करेंगे 1। अब डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉट 1 1। लेकिन अब चेक करते हैं ऑन टू के लिए। डिफरेंट यहां जो कोड डोमेन के एलिमेंट्स हैं, कोड डोमेन के एलिमेंट्स की प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। चेक करके देख लो, 9 की इमेज -3 भी है और 3 भी है, तो इमेज तो है ही है। 0 की भी इमेज आ गई। अब इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है, बट इज ऑन टू। 1 1 नहीं है, ऑन टू है। ये रहा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑन टू बट नॉट 1 1। 12th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 12th क्वेश्चन हमें कह रहा है द फंक्शन डिफाइंड बाय सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ ए, देन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज आउट ऑफ दीज। 12th क्वेश्चन में, और यहां भी आपको स्क्वायर गिवन है। अब यहां देखो, यहां ये है तो बिल्कुल ये सेम, इसमें यहां 0 था, 12th क्वेश्चन में 0 नहीं है, राइट। तो कौन सा ऑप्शन बन सकता है फिर, इसको करके देखें। चलो फटाफट से मैं इसको भी करवा देता हूं आपको। 12th क्वेश्चन में, 12th क्वेश्चन में ये हुआ मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर और ये हुआ सेट ऑफ गिवन, है ना, 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, और 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो हर एक एलिमेंट की एक इमेज है और कोड डोमेन के लिए एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या बना, दिस इज 1 1 एंड ऑन टू। ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है। 13th क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, fx इज इक्वल टू 1/x। अब इसको चेक करना है हम लोगों ने कि भाई ये फंक्शन क्या है। देखिए बच्चों, fx इज इक्वल टू 1/x है। अब यहां सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर, डोमेन के एलिमेंट्स भी हम लोगों को सेट ऑफ रियल नंबर से लेने हैं। तो अगर बाय द वे अगर यहां x की वैल्यू 0 हो जाए, फिर x की वैल्यू अगर 0 हो गई, फिर तो फंक्शन क्या होएगा, डिफाइंड नहीं होएगा। सो सी इज द राइट ऑप्शन। 14th क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन दिस x लेस देन और इक्वल टू y क्यूब वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स,
तो हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही रहेगा। तो 14th और 15th ये मैं आपको सॉल्व करने के लिए देता हूं। 14th तो मैं पक्का ही आपको दे रहा हूं, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूं क्या है। मुझे साफ नजर आ रहा है नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 15th क्या है हमारे पास? 15th है सेट ऑफ इंटीजर्स टू होल नंबर्स। यहां सेट ऑफ इंटीजर्स है और यहां सेट ऑफ होल नंबर्स है, और फंक्शन डिफाइंड है डोमेन के एलिमेंट्स, यानी कि इंटीजर्स जो भरेंगे वो एक्स स्क्वायर करके आने चाहिए। तो इंटीजर्स मेरे पास हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होंगे एंड सो ऑन, 1 2 3 पॉजिटिव भी होंगे, और होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होंगे और पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शन हम किस तरह से डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करें तो आ गया, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1, 2 का और -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ गया। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो इसमें 9 भी आएगा। तो यहां से क्या पता लग रहा है बच्चों कि दो डिफरेंट एलिमेंट्स की भी सेम इमेज आ रही हैं। तो ये इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 1 नहीं है ना। ऑन टू चेक कर लो। अब कोई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी को डोमेन में, ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। जैसे 7 है, 7 ले लो, 7 लेंगे तो ये तो एलिमेंट्स कौन से हैं? स्क्वायर करके जो आए हैं, और ये वाले एलिमेंट्स क्या आएंगे? स्क्वायर को हटा के, यानी कि स्क्वायर रूट करके आएंगे। 7 का अंडर रूट अगर हम लोग देखें तो वो यहां एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी कोडोमेन के, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रही है। 5 ये स्क्वायर होके आया है, तो इधर करके अगर हम लोग देखेंगे तो यहां वो एग्जिस्ट नहीं करती उसकी कोडोमेन, तो ये ऑन टू भी नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है दैट इज द राइट ऑप्शन, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो ये तो थे बच्चों आपके क्वेश्चंस, कुछ 15th क्वेश्चन जो हमारे पास रिलेशंस एंड फंक्शन में थे। चलिए अब 15 क्वेश्चन करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से। डायरेक्ट करेंगे हम लोग इनको। 16 क्वेश्चन है, cos इनवर्स ऑफ cos 2π/3 इज इक्वल टू, ये cos और cos इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड यू विल लेफ्ट विद 2π/3। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। sin इनवर्स ऑफ 1/2, sin इनवर्स, पहले तो देखते हैं कि 1/2 होता किसका आंसर है? sin 30 का आंसर होता है, यानी कि π/6, तो π/6 होता है sin 30, sin 30 इज 1/2, तो बी ऑप्शन इज राइट। cos इनवर्स 0, cos इनवर्स 0, cos π/2 कितना होता है? 0, तो cos इनवर्स 0 कितना होएगा? π/2, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट π/4 होता है 1, तो टेंजेंट इनवर्स 1 क्या होएगा? दैट इज π/4, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 20th क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ x देन x बिलोंग्स टू द इंटरवल, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 21st क्वेश्चन, sin इनवर्स ऑफ sin π/3, साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यू विल हैव डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 22nd क्वेश्चन देखते हैं, cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू y देन x बिलोंग्स टू, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23rd, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स ऑफ cos 7π/4, ये देखते हैं। अब यहां प्रिंसिपल वैल्यू हम लोगों ने देखनी है, तो सबसे पहले यहां cos इनवर्स ऑफ cos 7π/4 है ना, तो इसको थोड़ा हम लोग एंगल को ऐसा बना लेते हैं, 2π माइनस π/4, तो 4 8 8 में से 1 पाई जाएंगे, 7π/4 आ जाएगा। तो ये मैं इसको अब 4th क्वाड्रेंट में ले आया हूं। चलिए ये क्या बन जाएगा? cos इनवर्स, cos 4th क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो कितना बन जाएगा? π/4। cos और cos इनवर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा π/4। π/4 का मतलब है ये सी ऑप्शन जो है ये आपके पास राइट ऑप्शन है। 24th क्वेश्चन देखते हैं, रेंज ऑफ द सीकेंट इनवर्स फंक्शन इज, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 0 to π माइनस π/2, ठीक है, क्योंकि π/2 नहीं होना चाहिए, क्यों? cos π/2 होता है वो 0 होता है, cos π/2 0 होता है, तो सीकेंट लेंगे तो 1/0 आ जाएगा, तो वो डिफाइन नहीं होना है, तो 0 और π में आपको π/2 माइनस कर देना है, ठीक है। यहां से ये पहचान हो जाएगी आपको क्वेश्चन की, ठीक है।
बस इतने से यही देखो, इसी ऑप्शन में पाई बाय 2 माइनस किया हुआ है, तो ये भी पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉस पाई बाय 2 जो होता है वो 0 होता है, तो सीकेंड करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइन होएगा। तो इसका मतलब उस इंटरवल में से पाई बाय 2 वाली पॉइंट को आप लोगों को माइनस करना होगा। 25th क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन में डोमेन ऑफ द कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन। अरे ये तो भाई मैंने आपको सितंबर वाले एग्जाम्स में भी करवा दिया था, कोसिकेंट इनवर्स फंक्शन की, यानी कि एक्स वाले एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो रियल नंबर्स में से आपको -1 और 1 का ओपन इंटरवल जो है वो माइनस करना होता है। 26th क्वेश्चन आ जाओ। डोमेन ऑफ द फंक्शन टेंजेंट इनवर्स। डोमेन ऑफ द टेंजेंट इनवर्स फंक्शन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, सो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 27th, इफ टेंजेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू y देन y बिलोंग्स टू द इंटरवल। इसका मतलब रेंज सेट पूछ रहा है कि अगर टेंजेंट इनवर्स का हम लोग रेंज निकालें तो y भाई कहाँ एग्जिस्ट करेगा। सो y here belongs to -π/2 to +π/2 in the open interval. A option is the right option. तो ये थे बच्चों आपके पास 1 मार्क्स के MCQs क्वेश्चंस। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद अवर 4 मार्क्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, और उसमें यहाँ उसने आपको 8 पार्ट्स गिवन है और 8 के 8 पार्ट्स जो हैं उसने आपको उस चैप्टर में से डाल दिए हैं रिलेशन एंड फंक्शंस में। क्या रहा है? यू हैव टू चेक फॉर द रिफ्लेक्सिबिलिटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी फॉर द फॉलोइंग गिवन रिलेशंस। फिर से कहूँगा बच्चों कि आप अभी इस चैप्टर को नहीं कर पाए हैं तो जल्दी से इस चैप्टर को कर लीजिए पहले, फिर आइए आप सीपी की असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए। ओके, असाइनमेंट्स का बच्चों यही मतलब होता है कि पहले क्या आपने चैप्टर पूरा कर लिया है, चैप्टर करने के बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स मिलती हैं, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं, ताकि आपको हेल्प हो जाए कि कहीं भाई उन क्वेश्चंस के अलावा कहीं आपको प्री बोर्ड में या फाइनल एग्जाम में या किसी कंपटीशन एग्जाम में कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो आप कर पाएं। ठीक है, और वैसे भी इस जो प्रोग्राम है हमारे पास कॉम्पिटेंसी एनहांसमेंट प्रोग्राम है कि कहीं आप किसी कंपटीशन में जाते हैं तो आपकी वहां जो योग्यता है वो एनहांस हो जाए। ठीक है, सो लेट्स एनहांस आवर कॉम्पिटेंसी। फर्स्ट क्वेश्चन इज चेक रिफ्लेक्सिबिलिटी, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी फॉर द फॉलोइंग रिलेशन। फर्स्ट पार्ट में हमें रिलेशन क्या गिवन है? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं सच दैट उनका डिफरेंस जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए, डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिफाइंड है फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये हम लोगों ने चेक करना है कि भाई इन तीनों में से ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। तो मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सॉल्व कर दिया है कि तो इस क्वेश्चन के लिए हमें जो ऑर्डर्ड पेयर सेलेक्ट करना है उस ऑर्डर्ड पेयर में दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग लें तो डिफरेंस एक इंटीजर आना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। तो रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिविटी और ट्रांजिटिविटी इसकी चेक कर लेते हैं हम लोग। से फॉर एनी इंटीजर x अगर हम लोग लेते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करनी है, एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो x माइनस एक्स क्या होगा? 0। 0 क्या है? वो भी एक इंटीजर है। सो x माइनस एक्स इज एन इंटीजर। दिस मीन्स दैट जो रिलेशन सेट के एलिमेंट्स बनाएंगे वो x और x दोनों सेम एलिमेंट्स जो हैं वो रिलेशन सेट से बिलोंग करेंगे। दिस मीन्स दिस रिलेशन सेट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिविटी चेक करते हैं। फॉर एनी 2 इंटीजर्स x एंड y, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अगर 2 इंटीजर का हम लोग डिफरेंस करें, जैसे 4 और 5 का करते हैं या 5 और 4 का करते हैं, तो आपस में जो भी आंसर आएगा, चाहे +1 आता है चाहे -1 आता है, दोनों ही इंटीजर हैं। इसका मतलब अगर एक्स वाई सेट ऑफ रिलेशन सेट से बिलोंग करता है तो y माइनस एक्स भी जो है वो भी रिलेशन सेट से बिलोंग करेगा। दिस मीन्स दैट रिलेशन सेट जो है वो सिमेट्रिक भी होगा विद रिस्पेक्ट टू x माइनस वाई इज अ इंटीजर। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। फॉर 3 इंटीजर्स x, y, z, 3 इंटीजर्स हम लोग ले लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये 1, 2 ले लिया मैंने, फिर 2 और 3 ले लिया, तो अगर ये दोनों R से बिलोंग कर रहे हैं तो 1, 3 भी जो है वो भी सेट ऑफ जो रिलेशन सेट है उससे बिलोंग करेगा। देखिए चेक करके देखो इन दोनों का डिफरेंस, 1 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा? -1, या 2 -1 कर लो तो +1 आएगा, 3 - 2 करें तो +1 आएगा, और 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, या 1 - 2 कर लो, 2 - 3 कर लो, 1 - 3 कर लो, जो भी नंबर आएगा वो एक इंटीजर ही होगा। दिस मीन्स दैट इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर, y माइनस z इज एन इंटीजर, दिस मीन्स दैट z माइनस x या x माइनस z विल आल्सो बी एन इंटीजर। दिस मीन्स दैट x z बिलोंग्स टू रिलेशन सेट, और रिलेशन सेट क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। तो अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो रिलेशन सेट है जो
इस कंडीशन को पूरा कर रहा है। कौन सी कंडीशन को? कि ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो भी हम लोग लेंगे उन दोनों ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स का डिफरेंस जो है वो एक इंटीजर होना चाहिए। तो अगर वो इंटीजर है तो इसका मतलब क्या बना? वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। तीनों फीचर्स जो रिलेशन सेट प्रूव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि वो एक इक्विवेलेंस सेट है। सेकंड पार्ट में अब क्या है? देखो, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में डिफरेंस क्या है? फर्स्ट पार्ट में है कि x माइनस वाई करो तो इंटीजर आएगा, लेकिन अब वो कह रहा है कि x माइनस वाई का मॉडुलस लो, यानी कि जैसे मैंने 2 माइनस 3 किया तो कितना आया? -1। 3 माइनस 2 करेंगे तो +1। दोनों ही केस में अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करना है कि चाहे 2 माइनस 3 कर रहे हैं या 3 माइनस 2 कर रहे हैं, आंसर आपने पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। 2 माइनस 3 करेंगे -1 आएगा, उसका मॉडुलस करेंगे तो +1 आएगा। तो वो इंटीजर होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर में अगर डिफरेंस ले तो पॉजिटिव डिफरेंस आपको यहां बताना है और डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स। तो ये कह रहा है कि अब इसको चेक करके बताओ कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, क्या है। तो फटाफट से हम लोग सबसे पहले एक इंटीजर ले लेते हैं, रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। सो x माइनस एक्स इज 0, 0 इज एन इंटीजर। सो x सेम एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर जो है वो रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा है, दिस मींस r इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिविटी चेक कर लेते हैं। इफ x माइनस वाई इज एन इंटीजर, दिस मींस दैट xy बिलोंग्स टू रिलेशन सेट y माइनस एक्स इज आल्सो एन इंटीजर। चाहे x माइनस वाई करो, y माइनस एक्स करो और फिर मॉडुलस ले लो तो इंटीजर तो आना ही है, पॉजिटिव। इसका ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो y x आल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन सेट, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं? If xy belongs to R relation set, this means that x minus y is an integer. yz belongs to R, this means that y minus z is an integer. xy, yz इसका मतलब xz। अब xz का वैल्यू पुट कर दो आप, x minus y और y minus z। ये क्या है? x minus y। यहां कितना है? y minus z। यहां क्या किया हम लोगों ने? x minus z को उसमें y घटा दिया और y जोड़ दिया, और यहां हम लोगों ने पेयरिंग कर ली, x माइनस वाई को अलग कर लिया, y माइनस जेड को अलग कर लिया। ये क्या है? एक्स वाई। ये क्या है? वाई जेड। तो अब ये दोनों ही इंटीजर हैं, इसका मतलब x माइनस जेड भी इंटीजर है। तो x माइनस जेड अगर इंटीजर हो तो एक्स जेड कहां बिलोंग करेगा? फिर सेट ऑफ जो रिलेशन सेट है उससे बिलोंग करेगा। इसका मतलब रिलेशन सेट ट्रांजिटिव है। अब तीनों, अब फिर वही आ गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट में यहां जो ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। जब x और y जो भी आप ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स इस रिलेशन सेट के अंदर डालेंगे उनका डिफरेंस करेंगे तो वो 3 से डिवाइड होने चाहिए। जैसे अब ध्यान से देखो, मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे अगर मैं यहाँ 1 2 लेता हूं, अब 1 2 का अगर हम लोग डिफरेंस लें तो -1 आएगा। -1 जो है वो 3 से डिवाइड भी नहीं होगा। और एलिमेंट ले लो, फिर आप और एलिमेंट लेंगे हम, जैसे मान लो 4 और 1 ले लिया। अब 4 - 1 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स लेने हैं आपने। चलिए इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। x बिलोंग्स टू z, x माइनस एक्स 0, 0 इज डिविजिबल बाय 3, है ना? 0 इज डिविजिबल बाय 3, तो ठीक है। सो x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 3। सो x रिलेशन सेट के अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। सो R इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिविटी चेक कर लेते हैं। सपोज वी हैव हियर 2 एलिमेंट्स xy बिलोंग्स टू z। इफ xy बिलोंग्स टू R, तो कंडीशन क्या है कि दोनों का डिफरेंस 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो इसका हमने क्या किया, फिर हम लोगों ने दोनों, अगर x माइनस वाई 3 से डिवाइड होता है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 टाइम्स सम इंटीजर। जैसे ध्यान दीजिए, कोई भी अगर जैसे ये है 3, 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, कितने पे जाएगा? ठीक। अब 9 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 9 इज इक्वल टू 3 टाइम्स सम इंटीजर। सो 3 इज हेयर इज एन इंटीजर। इंटीजर को मैं यहां z लिख देता हूं। तो कोई भी नंबर अगर किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर देता है तो वो उसके फैक्टर्स में लिख सकते हैं हम लोग उसको, ठीक है? तो यहां इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं। अब यहां अगर देखा जाए, अगर x माइनस वाई एक इंटीजर फैक्टर के बराबर है, 3 के इंटीजर या 3 के मल्टीपल के बराबर है, तो अगर मैं इसका y माइनस एक्स कर देता हूं, दोनों तरफ मैं y कॉमन ले लेता हूं, तो ये माइनस इधर आ जाएगा। तो अगर कोई फैक्टर 3 से डिवाइड हो रहा है तो -3 भी तो 3 से डिवाइड होगा ना, तो ये -3 भी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब ये फैक्टर जो है वो इंटीग्रल फैक्टर था, तो इंटीग्रल में प्लस भी होते हैं और माइनस भी होते हैं। सो -p इज आल्सो एन इंटीजर।
इसका मतलब क्या बना कि अगर x माइनस वाई 3 से डिवाइड हो रहा है तो y माइनस एक्स भी 3 से डिवाइड होगा। अब y माइनस एक्स 3 से डिवाइड हो रहा है तो जो रिलेशन सेट में कंडीशन गिवन है कि आपको वही ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स लेने हैं जो 3 से डिवाइड, जिनका डिफरेंस 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब वाई एक्स भी जो है वो रिलेशन सेट से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या बना कि अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी आर से बिलोंग कर रहा है। दिस मीन्स दैट आर इज सिमेट्रिक। थर्ड फीचर इसका चेक कर लेते हैं, ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां मैंने 3 एलिमेंट्स ले लिए, एक्स वाई और जेड बिलोंग्स टू जेड। ये जेड एलिमेंट है और ये जेड क्या है, इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब हम यहाँ पीछे वहां क्या दिखाए हैं कि एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड आर से बिलोंग कर रहा है, सिमेट्रिविटी भी उनकी है। अगर ऐसा है, हम लोग मान लेते हैं, तो इसका मतलब उनका दोनों का डिफरेंस 3 से डिवाइड होगा। यस, वाई माइनस जेड भी 3 से डिवाइड होगा। अब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा हो तो वो अपने एक इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर उसको हम लोग लिख लेंगे। तो मैंने क्या किया, x माइनस वाई 3 से डिवाइड हो रहा है तो x माइनस वाई को 3 इंटू पी, और y माइनस जेड 3 से डिवाइड हो रहा है तो y माइनस जेड इज इक्वल टू 3 p डैश, ऐसे लिख लिया। और p और p डैश क्या है, दीज आर इंटीजर्स। चलो अब इनको जोड़ देते हैं। अब मैंने यहां क्या किया, ये निकाल के रख लिया हम लोगों ने, इसको हम लोग यहां यूज करेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग यहां x और z को निकालने जा रहे हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, इन दोनों पेयर्स को आपस में जोड़ा। तो यहां दो पेयर्स के ऐड करने से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। देखो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो y और y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस जेड ही आ जाएगा। लेकिन हम लोग ले क्या रहे हैं, इन दोनों की वैल्यूज हम लोगों को यहां पुट करनी है। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 3p, y माइनस जेड की वैल्यू कितनी है, 3p डैश, और p डैश क्या है, वो इंटीजर्स हैं। तो वैल्यू पुट कर दो। फिर यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू कितनी पुट करी है, 3p, y माइनस जेड की वैल्यू कितनी पुट है, 3p डैश, 3 कॉमन ले लिया, p प्लस p डैश। p और p डैश क्या है, इंटीजर। दोनों का जोड़ करेंगे तब वो क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इंटीजर का जोड़ करें तो इंटीजर, ठीक है। तो 3 टाइम्स इंटीजर। इसका मतलब क्या बना, x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 3। अब अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड होता है तो उसको भी हम लोग इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या बना कि दोनों का डिफरेंस x और z का अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी रिलेशन सेट से बिलोंग करेगा। तो अब हमने क्या किया कि इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, देन एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो यहां अगर ऐसा फीचर प्रूफ हो जाए तो उसका मतलब क्या होएगा कि गिवन रिलेशन इज आल्सो ट्रांजिटिव। अब तीनों प्रूव हो गए, सिमेट्रिक भी, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी। तीनों रिलेशन प्रूव होते हो तो हम लोग रिलेशन को क्या बोलते हैं, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब चलते हैं हम लोग फोर्थ पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में दोनों का डिफरेंस 3 से डिवाइड होना चाहिए, और फोर्थ पार्ट में दोनों का डिफरेंस एक तो हम लोगों ने पॉजिटिव कर लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी, और वो डिवाइड किससे होना चाहिए, 6 से वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां भी ये फंक्शन इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा। अब इसको भी चेक कर लेते हैं। आर एक्स वाई सच दैट देयर मॉडुलस, डिफरेंस ऑफ, यहां डिफरेंस किया और फिर उसका मॉडुलस लिया और वो 6 से डिवाइड होना चाहिए। रिफ्लेक्सिविटी चेक कर लेते हैं। सेम एलिमेंट्स हम लोगों ने लिए हैं। इफ ए बिलोंग्स टू आर, दिस मीन्स दैट a माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज डिविजिबल बाय 6। तो इसका मतलब सेम एलिमेंट्स जो हैं, चाहे आप a ले लो चाहे xx ले लो, वो सेट ऑफ रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहे हैं। दिस मीन द गिवन रिलेशन सेट इज रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिविटी चेक कर लेते हैं इसकी। 2 एलिमेंट्स हम लोग चूज करते हैं यहां। सपोज वी आर चूजिंग एक्स वाई, राइट, और वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, दिस मीन्स के उन दोनों का डिफरेंस लें फिर मॉडुलस लें, वो 6 से डिवाइड होगा। अब कोई नंबर अगर 6 से, जैसे 3 से डिवाइड कर रहे थे, तो मॉडुलस जो है उसका 6p के बराबर हम लोग लिख लेंगे। मॉडुलस का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, तो यहां पॉजिटिव वैल्यू ले लो फिर, वेयर p इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हम लोग ऐसा मान के चल सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। x माइनस वाई अगर 6p है तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो माइनस 6p आ जाएगा। p क्या है, इंटीजर, तो माइनस p वो भी इंटीजर। तो अगर x माइनस वाई 6 से डिवाइड हो रहा है तो y माइनस एक्स भी 6 से डिवाइड होगा, है ना। जैसे अगर 6 से डिवाइड है या 12 6 से डिवाइड है तो माइनस 12 भी तो 6 से डिवाइड होगा ना। तो यहां y माइनस एक्स को भी हम लोग एक इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर लिख लेंगे, 6 का इंटीग्रल मल्टीपल।
तो इसका मतलब क्या बना, y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय 6। y माइनस एक्स का मॉडुलस भी 6 से डिवाइड होगा, क्योंकि अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड है तो उसका मॉडुलस यानी कि पॉजिटिव वैल्यू भी तो 6 से डिवाइड होगी ना। तो इसका मतलब क्या बना, y x आल्सो बिलोंग्स टू r। अब xy अगर r से बिलोंग कर रहा था तो yx भी r से बिलोंग कर रहा है। दिस मीन्स द गिवन रिलेशन सेट इज सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक होगा, ये हमने चेक कर लिया। अब चलते हैं ट्रांजिटिविटी की ओर। ट्रांजिटिविटी में हम लोग यहां 3 एलिमेंट्स ले लेते हैं। ट्रांजिटिविटी का फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ये फॉर्मूला याद रखिए। अब 3 एलिमेंट्स हम लोग ले लेते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। उसके ऊपर कंडीशन लगा दीजिए कि अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है तो उसका मॉडुलस 6 से डिवाइड होगा। वाई जेड अगर रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा है तो उसका डिफरेंस का मॉडुलस भी 6 से डिवाइड होगा। इसका मतलब x माइनस वाई अगर मॉडुलस डिवाइड हो रहा है तो बगैर मॉडुलस के भी डिवाइड होगा। यहां भी y माइनस जेड का अगर मॉडुलस डिवाइड हो रहा है तो बगैर मॉडुलस भी डिवाइड होगा। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से देखो, अगर यहां -6 का हम लोग मॉडुलस लेके वो 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6 भी तो 6 से डिवाइड होगा ना, -6 भी तो मॉडुलस के बगैर लेंगे तब भी वो डिवाइड होगा। ये मतलब है वहां, ठीक है। तो अगर कोई नंबर अब 6 से डिवाइड हो रहा है तो यहां क्या मतलब बनेगा, x माइनस वाई विल बी रिटन एज अ मल्टीपल ऑफ 6, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6। तो y माइनस जेड भी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 6। ये दोनों हैं क्या, P1 और P2, दीज आर इंटीजर्स, राइट। चलो अब हमने ये निकाल के रख लिया जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चंस में भी करते आए हैं। अब इन दोनों का जोड़ ले लेते हैं, x माइनस वाई और y माइनस जेड का जोड़ ले लीजिए। इनकी वैल्यू पुट कर दो, 6P1 और 6P2। 6 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ आ जाएगा P1 और P2। ये P1 P2 है क्या, इंटीजर। दोनों का जोड़ करेंगे तब भी इंटीजर। इसका मतलब क्या बना, 6P। P क्या है, इसको इंटीजर मान लेते हैं। तो अगर कोई 2 नंबर्स का जोड़ करें और वो 6P यानी कि 6 टाइम इंटीग्रल मल्टीपल आ जाए, दिस मीन्स दैट इन दोनों का जोड़ भी तो 6 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या बना, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 6। y और y कैंसिल हो गया, x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 6। अब x माइनस जेड 6 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या बना, अगर विदाउट मॉडुलस हो रहा है तो मॉडुलस के साथ भी वो होगा। ये रहा, x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय 6। दिस मीन्स दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू रिलेशन सेट, बिकॉज ये डिवाइड करता है। तो x माइनस वाई बिलोंग्स टू आर, वाई माइनस जेड बिलोंग्स टू आर। दिस मीन्स दैट implies एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। दिस मीन्स दैट द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो यहां हम लोगों ने ये लिख दिया कि ये ट्रांजिटिव भी है। तो सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। दिस मीन्स द गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। 5th पार्ट देखते हैं बच्चों। यहां रिलेशन सेट आपको डिफाइंड है एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई दीज आर रियल नंबर्स। यानी कि ऑर्डर पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के स्क्वायर से कम और बराबर है। तो आपने ये देखो, ये हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आ गया है, क्यूब वाला क्वेश्चन भी आ गया है। यहां तो मैं इन दोनों में से फिर आपको एक करवा देता हूं, इन दोनों में से भी मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूं। तो यहां 5th पार्ट का हम लोग सोल्यूशन लेते हैं। चलिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। वी आर टेकिंग x, एक एलिमेंट ले रहे हैं रिलेशन सेट से। तो रिफ्लेक्सिविटी के लिए दोनों ऑर्डर पेयर एलिमेंट सेम होने चाहिए। इफ दोनों ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स जो हैं अगर वो सेम है और वो रिलेशन सेट से बिलोंग करते हैं, दिस मीन्स दैट ये कंडीशन वो सेट करेंगे। सो x इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चेक कर लो कि x अपने स्क्वायर के बराबर और कम है। x की वैल्यू हाफ लो, सबसे पहले हाफ है, हाफ और हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अब हाफ अपने 1/4 के लेस और बराबर नहीं है। हाफ इज नॉट लेस देन और इक्वल टू 1/4, अपने स्क्वायर से कम भी नहीं है और बराबर भी नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। चलिए अब चलते हैं सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। इसकी सिमेट्रिविटी क्या होती है कि अगर एक्स वाई रिलेशन सेट से बिलोंग कर रहा है तो वाई एक्स भी रिलेशन सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब अगर एक्स वाई रिलेशन सेट से बिलोंग करता है तो कंडीशन क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर एलिमेंट, ठीक है। और इसी तरह से y इज लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब चेक करके देख लो, अगर मैं x की वैल्यू 1 लेता हूं और y की वैल्यू 3 लेता हूं तो 1 3 के स्क्वायर से कम होगा, या मान सकते हैं कि लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, चलो लेस मान लेते हैं, ठीक है। तो 1 9 से कम होगा, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है। अब 3 का स्क्वायर जो है, यानी कि अगर इसको मैं yx लूं तो फर्स्ट ऑर्डर एलिमेंट क्या आ गया 3 और सेकंड ऑर्डर पेयर एलिमेंट क्या है 1। तो 3 1 के स्क्वायर से कम नहीं है, 3 तो ज्यादा ही है 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां एक्स वाई बिलोंग कर रहा है लेकिन वाई एक्स बिलोंग नहीं कर रहा, तो आर सिमेट्रिक भी नहीं है। चलिए ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं।
ट्रांजिटिविटी क्या करता है? ट्रांजिटिविटी में हम लोग क्या डिफाइन करते होते हैं कि अगर एक्स वाई आर से बिलोंग कर रहा है, वाई जेड अगर आर से बिलोंग कर रहा है, तो एक्स जेड भी आर से बिलोंग करेगा। एक्स वाई अगर आर से बिलोंग कर रहा है, दिस मींस दैट एक्स इज लेस देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। वाई जेड अगर आर से बिलोंग कर रहा है तो वाई इज लेस देन और इक्वल टू जेड स्क्वायर। और अगर ये दोनों ट्रू होते हैं तो एक्स जेड भी आर से, दिस मींस दैट कि वो भी एक्स जेड वो आर से बिलोंग करेगा। तो लेकिन ऐसा नहीं होगा। देखिए मैं एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। यहां मैंने एक्स की वैल्यू 3 ली है, वाई की वैल्यू 2 ली है और जेड की वैल्यू 1.5 ली है। तो पहले दो कंडीशन चेक हो रही हैं। देखो क्या, एक्स लेस देन और इक्वल टू वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है? 3। वाई की वैल्यू कितनी है? 2, है ना। 3 जो है वो 2 के स्क्वायर से कम है, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है। 2 जो है वो जेड स्क्वायर, जेड कितना लिया है? 1.5। ठीक है, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25, तो 2.25 से कम है, तो ये कंडीशन भी सेट होगी। लेकिन अब x और z का रिलेशन देखते हैं। x कितना है? 3 और z कितना है? 1.5। 3 1.5 के स्क्वायर से कम नहीं है, ज्यादा ही है, तो तीसरी कंडीशन सेट नहीं हो रही। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका। 6th पार्ट है हमारे पास, ऑर्डर्ड पेयर है। फर्स्ट ऑर्डर पेयर एलिमेंट शुड बी लेस देन और इक्वल टू वाई क्यूब वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है बच्चों। इसका आंसर भी यही आएगा, नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, नॉर ट्रांजिटिव। देखिए मैं इसका आपको सोल्यूशन बता देता हूं। आप यहां से जो मैंने सॉल्व किया हुआ है वहां से आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपीज पे, और मैं इसको धीरे धीरे चला देता हूं। देखो यहां जो एलिमेंट्स हम लोगों ने माना है वो हम लोगों ने एक सिंपल एलिमेंट माना है। हर एक एलिमेंट अपने क्यूब से कम नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या बना? रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक भी नहीं है। ये देखो यहाँ मैंने सारा सोल्यूशन किया हुआ है। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, दिस मींस एक्स लेस देन इक्वल टू वाई क्यूब, वाई एक्स तो वाई लेस देन इक्वल टू एक्स क्यूब। तो अगर यहाँ 1 और 2 ले लें, है ना, तो अगर 1 2 के क्यूब से कम है लेकिन 2 1 के क्यूब से कम नहीं है, तो ट्रांजिटिव सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव देख लें। ट्रांजिटिव के लिए एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट्स ले लिए हैं हम लोगों ने। ठीक, तो ये ट्रू नहीं होगा। ठीक, एक्स की वैल्यू 10 ले ली, वाई की वैल्यू 3 और जेड की वैल्यू 1.5। अब चेक करके देख लो जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में चेक किया। तो ये भी ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। यहां हमें ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है जिसमें लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2। तो अब ये बताओ कि भाई ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। ये तो मैं आपको मुंह जुबानी भी बता सकता हूं। देखो ध्यान से, यहीं से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो ध्यान से, यहां है ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, हर एक L1 पैरेलल टू L1, अपने L2 पैरेलल टू L2, तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव हो गया। अब अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल है, तो सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब 3 एलिमेंट्स ले लो। अगर L1 L2 के पैरेलल है और L2 L3 के पैरेलल है, अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 और L3 भी तो आपस में पैरेलल होंगे। L1 पैरेलल L2, L2 पैरेलल L3, तो इसका मतलब क्या बना फिर? L1 इज आल्सो पैरेलल टू L3, तो ट्रांजिटिव भी है। तो 7th पार्ट में आप इसको लिख सकते हैं, गिवन रिलेशन सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये सब बातें आपको लिखनी है बस। यहां देखो बच्चों, रिफ्लेक्सिविटी में हर एक लाइन अपने खुद के पैरेलल होती है। सो रिफ्लेक्सिव हुआ, सिमेट्रिक भी हो गया जैसे मैंने अभी आपको फिगर बना के बताया है, और ट्रांजिटिव भी रहेगा। ये मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिया, आप रोक रोक के इसको चेक कर सकते हैं और अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं। 8th पार्ट में देखिए बच्चों, यहां R इज इक्वल टू L1 L2, लाइन L1 इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2। ठीक, यहां कोई ना कोई आपको फर्क पड़ेगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता कि हर एक लाइन अपने थोड़ी परपेंडिकुलर होती है ना, तो यहां रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। देखिए इसका सॉल्यूशन देखो, फिर आप रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है? ए बिलोंग्स टू आर, दिस मींस L1, ठीक है, 2 सेम एलिमेंट्स ले लिए, तो हर एक एलिमेंट अगर एक लाइन अपने परपेंडिकुलर कैसे हो जाएगी, है ना। सो L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, दिस मींस दैट L1 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन सेट, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक क्या होती है? फार्मूला क्या होता है? इफ AB बिलोंग्स टू R देन BA बिलोंग्स टू R। अगर AB बिलोंग्स टू R करेगी तो L1 L2 आपस में परपेंडिकुलर होंगी, और अगर BA और BA अगर करेगी तो इसका मतलब L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी। तो ये तो ट्रू लगता है फिर।
है ना, कि अगर फर्स्ट लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी लाइन भी तो पहले के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिविटी चेक कर लेते हैं। अगर पहली दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, दूसरी तीसरी के परपेंडिकुलर है, तो पहली तीसरी के परपेंडिकुलर नहीं होगी, वो पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब L1 L2 अगर R से बिलोंग कर रही है, L2 L3 R से बिलोंग कर रही है, तो L1 L3 R सेट रिलेशन सेट से बिलोंग नहीं करेगी। दिस मींस ये ट्रांजिटिव नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, हाँ सिमेट्रिक जरूर है। सेकंड क्वेश्चन में हमें जो फंक्शन डिफाइंड है, दैट इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, और यहाँ 6 पार्ट हमारे पास हैं, सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, मैं आपको क्वेश्चंस करवा देता हूं, इसमें फर्स्ट और लास्ट करवा देता हूं, बाकी बीच के जो हैं आई एम गिविंग यू, तो असाइनमेंट में असाइनमेंट देता हूं आपको, राइट। सो सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट देखिए आप बच्चों, यहाँ मैंने इस तरह के जो रैशनल फंक्शंस आपको करवाए थे, ये सितंबर टेस्ट में भी हम ऑलरेडी सारा इसको कर चुके हैं। ठीक है, ये 1 और ऑन टू, तो इन फंक्शंस को हम लोगों ने 1 और ऑन टू चेक करना है। ठीक है, तो यहां देखते हैं इनका सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फंक्शन fx इज डिफाइंड बाय 3x + 5/2, राइट। तो ये चेक करना है कि ये फंक्शंस 1 और ऑन टू हैं, शो करना है, तो ये है 1 और 2। ठीक, तरीका क्या है, जो तरीका मैं आपको यहां फर्स्ट और 6 पार्ट में बता रहा हूं, ये सारे का सारा आपने सभी पार्ट्स में यही करना है, तो आएगा भी यही सेम आंसर। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, दो डिफरेंट फंक्शनल वैल्यू ले लेते हैं, fx1 = fx2, उनकी वैल्यू यहां हम लोग पुट करेंगे, तो fx1 का मतलब क्या आएगा, 3x1 + 5/2, या x1 भर रहे हैं, या फिर x की जगह पे x2 लेंगे, तो 3x2 + 5, डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड्स, तो x1 = x2। यहां फंक्शनल वैल्यू सेम है तो डिफरेंट पॉइंट सेम है, राइट। तो इसका मतलब क्या बना कि दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए उनकी इमेजेस डिफरेंट है, या इमेजेस सेम है तो एलिमेंट सेम है। इसका मतलब क्या बना कि फंक्शन जो है वो 1 है। ऑन टू चेक कर लो, लेट f इज रियल नंबर सच दैट fx = y, fx की वैल्यू पुट करते हैं, इसको अब सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y। सो फॉर ईच y belongs to R, there exists x belongs to R such that x is equal to this, जो हमने निकाल के रख लिया। अब हम लोग फंक्शन में जो हमें फंक्शन गिवन है fx, उसमें x की जगह पर हम लोग x की वैल्यू पुट कर देते हैं, 2y - 5, तो आना क्या चाहिए, y आना चाहिए। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन है fx = 3x + 5/2, तो यहां x की जगह पर आप ये पुट करते हैं 2y - 5, यहां भी पुट करते हैं 3 × 2y - 5/3 + 5 / 2। इसको अब सॉल्व कर लीजिए, 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2y/2 = y। तो यहां क्या आया, फॉर ईच y belongs to R, there exists x belongs to R such that fx = y। तो ये गिवन फंक्शन जो है ये ऑन टू भी हो गया। ये बात हमें प्रूव करनी थी, और जो स्टेप्स मैंने यहां बताए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेप्स जो हैं आप हर एक पार्ट के ऊपर लगा सकते हैं। इसका एक लास्ट पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं, बाकी बीच के जो पार्ट्स हैं देखिए बिल्कुल सेम है। यहां फंक्शन की वैल्यू क्या है, 5x + 7/6, तो उसी तरह से स्टार्ट कीजिए, x1 x2 को बराबर कीजिए, तो 1 आ गया। यहां लेट y belongs to R, fx = y, x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल लीजिए, उसको फंक्शन की जगह पे पुट करेंगे, तो fx = y आ जाएगा। तो फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू। तो इसी तरह से आप ये 6 के 6 पार्ट्स जो हैं वो कर सकते हैं। ये 6 पार्ट क्या, मैं तो कहूँगा अगर 600 पार्ट भी आ जाएं तब भी आप अगर ये मेथड याद रखेंगे तो वो सारे के सारे आपके सामने सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, ये तो था रिलेशन और फंक्शंस में से। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की ओर, जिसमें कि है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उनके पार्ट्स जो हैं अब आप लोगों को सॉल्व करने हैं, एंड दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 5 secant inverse of 2√, + 8 tangent inverse of 1 - 3 sin inverse of sin 3π/4। तो फर्स्ट पार्ट में मेरे पास है बच्चों 5 secant inverse of 2√, + 8 tangent inverse of 1 - 3 sin inverse of sin 3π/4। सबसे पहले secant inverse of 2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। secant inverse of 2 = cos inverse of 1/2√। फार्मूला होता है मेरे पास, secant inverse of x = cos inverse of 1/x। ये फार्मूला मैंने यहां लगा दिया। अब cos 1/2 कब होता है, जब cos π/4 हो। cos और cos इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए, कितनी वैल्यू आ गई, π/4। तो secant इनवर्स ऑफ 2√, की वैल्यू कितनी आई, π/4। टेंजेंट इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/4।
साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4, तो सबसे पहले इसको आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले आओ। साइन 3π/4 का मतलब होता है 135, 135 इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 - 45, 180 में से 45 माइनस करेंगे तो 135 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब अब साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा होता है, तो क्या आएगा साइन 45। साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, 45 मीन्स π/4। अब बस इनकी वैल्यू पुट कर दो आप, तो 5 सीकेंट इनवर्स 2 अंडर रूट की वैल्यू क्या निकाली है हमने 5 × π/4, 8 इसकी वैल्यू कितनी निकाली है π/4, 3 एज इट इज -3 एज इट इज, साइन इनवर्स ऑफ साइन 3π/4 की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने π/4। तो ये सब वैल्यूज निकाल के अब हम लोग इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम निकाल के वैल्यू निकालेंगे तो 5π/2 हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे कि उसने हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने को हमें बोला उसने, तो 5π/2 हमारा आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों है 2 cosecant इनवर्स ऑफ 1, 5 secant इनवर्स ऑफ 2/3 साइन इनवर्स ऑफ 1/2, कॉट इनवर्स ऑफ 3/2। तो उसी तरह से cosecant इनवर्स की वैल्यू निकाली है, सेकंड इनवर्स की, साइन इनवर्स की, और यहां हम लोग पुट कर देंगे। तो cosecant इनवर्स क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ यहां जितना एंगल है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि यहां ये फार्मूला हम लोग यहां लगा रहे हैं, cosecant इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/x, फिर यहां सीकेंट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1/x, फिर यहां कॉट इनवर्स ऑफ 3√, यानी कि कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/x। ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वाले चैप्टर में इस तरह के फार्मूले और क्वेश्चंस और एक्सरसाइजेस को कर लो सबसे पहले आप, ठीक है। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन इनवर्स ऑफ 1 ये हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ एंगल उलट जाएगा 300/2, साइन इनवर्स ऑफ हाफ एज इट इज रहने देते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ 300 इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/300। वैल्यू निकाल लो, साइन इनवर्स एज इट इज, साइन π/2 तो होता है जो 1 होता है, 3√2 कॉस π/6 यानी कि कॉस 30 जो होता है 300/2 होता है, हाफ साइन π/6 यानी कि साइन 30 वो 1/2 होता है। देखो अगर कॉस इनवर्स है तो कॉस में निकालो, साइन इनवर्स है तो साइन की वैल्यू निकालो, ठीक है। यहां टेंजेंट इनवर्स ऑफ 1/300, 1/300 कब होता है जब टेंजेंट π/6 होता है। चलो अब इनवर्स और सेम जो है वैल्यू वो आपस में कैंसिल होती जाएगी, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, π/2 आ गया, यहां से कितना आ गया π/6, यहां से कितना आ गया π/6, यहां से कितना आ जाएगा π/6, क्योंकि टेंजेंट π/6 यानी कि टेंजेंट 30 इज 1/300। चलो अब इसको उसी तरह से सॉल्व कर लेना है आप लोगों ने, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके जब हम इसको कैंसिल करेंगे सो यू विल गेट -π/3 विल बी योर आंसर ऑफ सेकेंड क्वेश्चन। चलते हैं अब हम लोग थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट भी देखो बच्चों सेम है, यहां कोसिकेंट इनवर्स को आपने साइन बना लेना है, सेकेंड इनवर्स को कॉस बना लेना है, साइन इनवर्स को 300/2 है ना, तो इसकी वैल्यू सेम रहने देंगे, कॉट इनवर्स ऑफ 1/300 है तो इसको टेंजेंट इनवर्स ऑफ 300 बना लेंगे, फिर वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इसकी। चलो फटाफट से कर लेते हैं, 1 मिनट ही लगने वाला है वैसे तो। चलो फार्मूले वही लगाएंगे हम लोग, cosecant इनवर्स ऑफ 1 इज साइन इनवर्स ऑफ 1, secant इनवर्स ऑफ 2 इज cos इनवर्स ऑफ 1/2, साइन इनवर्स 300/2 ऐसे रहने देते हैं, कॉट इनवर्स ऑफ 1/300 इज टेंजेंट इनवर्स ऑफ 300। चलो वैल्यू निकाल लेते हैं अब। यहां साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2, साइन π/2 इज 1 तो कितना बचेगा π/2, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कितना होता है π/3 यानी कि कॉस 60 होता है वो 1/2 होता है, तो कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, π/3 आ जाएगा। साइन π/3 यानी कि साइन 60 डिग्री इज साइन 300/2 है ना, तो साइन और साइन इनवर्स आपस में कैंसिल हो गए, -5π/3। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, कितना आएगा π/3, क्योंकि टेंजेंट π/3 जो होता है वो 300 यानी कि 60, टेंजेंट 60 इज 300 राइट। टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स कैंसिल हो गए, π/3 हमारे पास आ गया। जब उसी तरह से अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 को अंदर मल्टीप्लाई, 5 को अंदर मल्टीप्लाई, 7 को अंदर मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास वैल्यू आती है दैट इज 5π/2। ये था आपके पास सेकंड लास्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक का, जो हमारे पास 2 क्वेश्चन है उसमें थर्ड पार्ट था ये
लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें यहां दो पार्ट हमें गिवन है, cos इनवर्स ऑफ 4/5, cos इनवर्स ऑफ 12/13, दिस इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 33/65। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले बच्चों आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप ए ले लीजिए, जो इसमें सेकंड पार्ट है उसको आप बी मान लीजिए। तो cos इनवर्स ऑफ सम एंगल इज इक्वल टू ए, तो cos ए कितना हो जाएगा 4/5, cos ऑफ बी कितना हो जाएगा 12/5। यहां से आप साइन ए निकाल लीजिए और यहां से साइन बी निकाल लो। तो साइन ए की वैल्यू 1 माइनस cos इनवर्स ऑफ ए, 4/5 का स्क्वायर करेंगे, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 16/25, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास साइन ए की वैल्यू जो आ जाएगी दैट इज 3/5। फिर इसी तरह से साइन बी की वैल्यू निकाल लीजिए, साइन बी विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी अंडर द रूट। ठीक है, तो यहां आ जाएगा 5/13, राइट। तो ये साइन ए और साइन बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली। अब क्या करना है, अब इसको किसके बराबर प्रूव करना है हम लोगों ने, cos इनवर्स ऑफ 33/65। तो यहां आप लोगों ने एक फॉर्मूला यूज कर लेना है, cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b, sin a sin b। अब जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है वो यहां पुट कर देते हैं। cos a की वैल्यू 4/5, sin b की वैल्यू ये, और ये ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्ट कर रही थी ये वैल्यूज जो हैं। तो बच्चों जो हम लोगों ने निकाल के रख ली है वैल्यू, cos a की 4/5, cos b की जो वैल्यू है दैट इज 12/13, sin a की वैल्यू 3/5 और sin b की वैल्यू 5/13। ये हम लोग यहां पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज 33/65। तो अब आया क्या हमारे पास, अब ये cos a प्लस बी की वैल्यू आई है 33/65। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों तरफ cos इनवर्स ले लो, तो इस तरफ से cos कैंसिल हो जाएगा, cos इनवर्स राइट हैंड साइड में आ जाएगा। अब a और b की वैल्यू हमने क्या कंसीडर करी थी, a की वैल्यू हम लोगों ने कंसीडर की थी cos इनवर्स ऑफ 4/5 और b की वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 12/13, एंड ऑन द राइट हैंड साइड दिस इज cos इनवर्स ऑफ 33/65। इनका बच्चा जो सेकंड पार्ट है, sin इनवर्स ऑफ 8/17 प्लस sin इनवर्स ऑफ 3/5, दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 77/36। उसी तरह से आप लोगों ने sin इनवर्स ऑफ 8/7 को a ले लेना है, sin इनवर्स ऑफ 3/5 को आप लोगों ने b कंसीडर कर लेना है, और फिर उसी तरह से हम लोग इसको देखिए यहां a कंसीडर करेंगे तो sin a की वैल्यू आ गई, sin b की वैल्यू भी आ गई। अब फॉर्मूला लगाएंगे, cos a का वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a, cos b की वैल्यू निकालेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर b। तो अब यहां से साइन b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास cos a की वैल्यू भी आ जाएगी और cos b की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां चलते हैं, जो हम लोगों ने आंसर निकालना है, टेंजेंट ए हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट ए इज साइन ए ओवर cos ए। तो टेंजेंट ए की वैल्यू भी निकाल के रख ली, साइन ए की भी पुट कर दीजिए वैल्यू और cos ए की भी पुट कर दीजिए। फिर यहां टेंजेंट बी की वैल्यू भी निकाल लो, साइन बी ओवर cos बी, साइन बी की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है और cos b की जो वैल्यू हमने निकाली है उन लोग आपस में डिवाइड कर दीजिए। तो आपके पास क्या आ गया, टेंजेंट a और टेंजेंट b आ गया। अब जो निकालना है वो इस फॉर्मूले से हमें मिलेगा। टेंजेंट a प्लस b क्या होता है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b ओवर 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। तो यहां जो टेंजेंट a और टेंजेंट b की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है उनको आप इस फॉर्मूले में यूज कर लीजिए। चलो यूज करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाल के आपके पास टेंजेंट a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 77/36। अब a की वैल्यू हम लोगों ने क्या कंसीडर करी हुई थी, साइन इनवर्स ऑफ 8/17। ये देखिए a की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 8/17 और b की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 3/5। बस उसको यहां आप पुट कर दो। फिर a की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 8/17, b की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 3/5 एंड दिस इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ 77/36। So this is the last question of our assignment 1 of our CEP program. तो इस असाइनमेंट को जो मैंने आपको बताई, इसके क्वेश्चन जो मैंने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिए उनको अच्छी तरह से आप कर लीजिए। कहीं भी आपको किसी भी जगह पर किसी भी क्वेश्चन में अगर आप अटक जाते हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो उस क्वेश्चन में आप मुझे पिक भेजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट असाइनमेंट में। इसको करिए, आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको बढ़िया लगा, आपको समझ में आया तो एक लाइक बनता है। अपने दोस्तों के साथ में भी इस असाइनमेंट के इस चैनल का लिंक आप शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी फायदा हो जाए।
सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट असाइनमेंट में। सी यू, बाय बाय।